जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है वेक्टर अलजेब्रा का। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ख़त्म कर रखे हैं ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा के, और जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स की ज़रूरत क्या है वो सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर करना है तो आप हमारे पिछले 3 लेक्चर को देख सकते हो। तो ये हमारा 4th लेक्चर है, तो जिसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, तो हम इसमें बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने ये कवर कर रखा है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और इस जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमने खत्म कर रखा है, और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो सारा हम इस वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और ये हमारा थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे अपना जो मिसलेनियस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टफ भी माने जाते हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा वेक्टर जो चैप्टर है वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना है और एक नोट्स बनाते हुए चलना है, और न्यूमेरिकल सारे कवर करना है। आपको जहाँ से भी मिले, कोई भी डीपीपी भी, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी मिले, ठीक है, वो सारे आपको अपनी तरफ से ख़त्म करना है। तो जब ये कंप्लीट पैकेज आप अपनी तरफ से करोगे कि हमारे लेक्चर को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे, तो आपकी तैयारी जो होगी वो 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो चाहे जेई का हो, मेंस का हो या फिर आपका बोर्ड का हो। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम, जो कि है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन, लाइक अगर ये एक वेक्टर है और ये नीचे इसके वेक्टर है, तो ये इस पर कितना प्रोजेक्शन बनाता है, लाइक इसका मैग्नीट्यूड वाइज इस पर कितना कितना पोर्शन इस पर वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, कितना पोर्शन उस पर प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो बेस्ड करता है हमारे एंगल पे। तो वो कैसे होता है, अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन चेक करना है तो वो कितना होता है, ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द बी और ए वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। पर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज था कि कितना प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड पर है, मतलब दूसरे वेक्टर पर है, ए वेक्टर का। पर क्रॉस प्रोडक्ट वैसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको ए और बी के सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं बताता, वो आपको ये भी बताता है कि उसका जो उसके परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर भी देता है आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेके जाऊंगा एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ, तो ऊपर की तरफ मेरा जेड एक्सिस आएगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ, देखो अगर मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ, तो मेरा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, एक्स और वाई अगर वेक्टर का हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसी तरीके से अगर निगेटिव में जाएंगे, जैसे ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वाई टू एक्स जाएंगे, तो देखो ये सारा चेंज हो जाएगा और वो कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट हमें, मान लो अगर हमने ए क्रॉस बी करा है, तो ए क्रॉस बी के दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर देगा, जो कि मान लो तीसरा वेक्टर है, वो सी वेक्टर मान लो। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, ए क्रॉस बी हमें सिर्फ वैल्यू नहीं देता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें एक वेक्टर भी देता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो ये वही लिखा हुआ है, देखो, इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस व्हेन द फिंगर आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड द पॉजिटिव। तो ये तो एक्स से वाई में लोगे तब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कोई और वेक्टर मान लो, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आ रहे हो, क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन किसकी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यानी जेड वेक्टर आउटवर्ड टू द प्लेन आएगा। ठीक है, और अगर सेम उल्टी डायरेक्शन में करोगे तो इनवर्ड टू द प्लेन आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड क्या देता है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है, जैसे हमने उसका देखा था कि हमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि इस पर कितना, जैसे मान लो हमें ये पता चलता था कि जैसे मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसा है, और अगर मान लो मैं अगर फोर्स मान लो मैं अगर थीटा डिग्री पे लगा रहा हूँ, तो आपको भी पता है कि ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगाने का। अगर ब्लॉक पे फोर्स लगाना है तो आप क्या करना है, आपको बेस्ट वे क्या होगा कि एस के अलॉन्ग जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, तो जितना फोर्स रिक्वायर्ड है, मतलब जितना फोर्स मेरे को ज़रूरत है, जितना फोर्स ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो टोटल एफ नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ है ही नहीं, आप लगा भले रहे हो 40 न्यूटन का, पर वो 40 न्यूटन नहीं लग रहा है, 40 कॉस थीटा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारे ये प्रोजेक्शन के लिए, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट के लिए हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला समझाऊं कि क्रॉस प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, जैसे मान लो कि ये एक दरवाजा है, ठीक है। जैसे मान लो ये जैसे मान लो ये एक दरवाजा है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो ये इसके रेडियस की डायरेक्शन है, अगर मैं इसको सर्कल मानूं और इसको मेरे को रोटेट करना, मतलब उस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मेरे को धक्का देना, ठीक है। तो अगर सोचो मैं रेडियस के परपेंडिकुलर, मान लो मेरे का ये दरवाजा और मैं इसके परपेंडिकुलर लगा, तो दरवाजा तो कभी खुलेगा ही नहीं। तो मेरे को दरवाजे को स्लाइड के डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे चला रहा हूँ, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दरवाजे को धक्का दूंगा तो दरवाजा ऐसे मूवमेंट करके ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। ये दरवाजा ऐसे खुल जाएगा। पर वो कब होगा, जब मैक्सिमम फोर्स होगा परपेंडिकुलर। अगर मान लो मैं थोड़ा टेढ़ा वगैरह भी लगा तो खुलेगा, पर धीरे खुलेगा, ठीक है। मतलब उसकी मोमेंटम उतनी नहीं रहेगी, रोटेशनल जो मूवमेंट होती है वो उतनी नहीं रहेगी। ये समझ में आ गया आपको। तो देखो जीरो कब होगी, इस वाले में जीरो कब होगी, अगर मैं इसी ब्लॉक के ऊपर ही ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ब्लॉक तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि cos 90 वाला जो एंगल होता है वो जीरो ले लेते हैं, तो कोई प्रोजेक्शन नहीं बढ़ता। पर इस वाले में क्या है, इसमें जब हम दरवाजे को परपेंडिकुलर करेंगे तभी रोटेशनल मूवमेंट ऑकर करेगा, ठीक है। और अगर रोटेशनल मूवमेंट चाहिए तो इसका मतलब एंगल शुड भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री किस में होता है, साइन में होगा। साइन 90 डिग्री ही 1 होगा, मतलब मैक्सिमम। अगर देखो अगर हमें ए और बी का मल्टीपल है, जैसे मान लो ये वेक्टर आर है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो एफ क्रॉस आर अगर यहाँ पे मैक्सिमम है 90 डिग्री पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, cos 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि cos 90 तो जीरो होता है, इसका मतलब sin 90 होगा। और यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये क्या होता है, f क्रॉस r क्या होता है, मॉड ऑफ f मॉड ऑफ r एंड साइन थीटा डिग्री। ये समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा एक जो n कैप आएगा जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा बोथ वेक्टर के, f और r के। जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ तो इसकी जो मूवमेंट होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर वाले में आ रही है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये f क्रॉस r हो गया हमारा, ये f क्रॉस r ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ f मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड साइन थीटा एंड n जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है बोथ वेक्टर के, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्शन देता है। ये इतना समझ में आ गया। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज समझ में आ गया। बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है वो कहाँ होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूज है वो कहाँ होता है, हमें रोटेशनल मूवमेंट में, ठीक है। जब भी हमें रोटेशनल मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जनरली यूज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ हमें कहाँ करना होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ इन रियल लाइफ में क्या है। तो मैथमेटिकल में क्या होता है कि हम बस इसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हम बस कैलकुलेशंस पोर्शंस को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कल को अगर हमें फिजिक्स में सॉल्व करना होगा तो हमें ये टोटली रिलेटेबल लगेगा, ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है। फिजिक्स हमें ये बताता है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव कर रहा है, ठीक है। लाइक 90 डिग्री लगाएंगे तो मैक्सिमम होगा, ऊपर अगर उसके लगाएंगे तो वो ज़ीरो होगा। ये सारी चीज़ें हमें फिजिक्स बताती है, पर अगर उसकी जो कैलकुलेशन जो उसको प्रूव करते हैं थ्रू कैलकुलेशन, वो कौन बताता है, मैथमेटिक्स होती है। तो इसलिए हम ये मैथमेटिक्स में इस वेक्टर पोर्शन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अब देख लिया क्या होता है, बेसिक यूज़ क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा। अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, दरवाजा कब नहीं खुलेगा, जब आप दरवाजा के पर जिस डायरेक्शन में रेडियस है उसी डायरेक्शन में अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका मतलब आर के ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो आर के दरवाजे के परपेंडिकुलर है, पर आर के तो फोर्स उसी के अलोंग है, तो इसका मतलब कोलीनियर हो गया, ठीक है, कोलीनियर हो गया, ठीक है। और कोलीनियर मतलब आर के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आर है, इसी डायरेक्शन में आप फोर्स भी लगा रहे हो, तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा, रोटेशनल मूवमेंट तो नहीं होगी। और अगर रोटेशनल मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि साइन जीरो जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये समझ में आ गया आपको। तो बस यही है, ए एंड बी भी टू नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी अगर दोनों नॉन जीरो है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं हो सकता, तो साइन को ही जीरो होना पड़ेगा। और साइन जीरो कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, एक ही लाइन पे ये वाला वेक्टर भी है, ये वाला वेक्टर भी है, कोई और भी वेक्टर होगा तो वो उसी लाइन पे है। पैरेलल क्या है, पैरेलल में देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो तुम इसको शिफ्ट करके क्या, इसको फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। मान लो ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर आर है, दोनों पैरेलल है, तो आर को क्या करो, यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दो आर वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, खत्म हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया।
अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बस वही करा है, यहाँ पे आप साइन पाई बाई टू कर लो। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी हर कैलकुलेशन में और अब से जितने भी वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सारे में आने वाली है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखो आप। वो क्या है कि देखो आई और जे का, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था कि देखो आई का प्रोजेक्शन, जैसे मान लो ये आई है, इसी आई दूसरे आई का प्रोजेक्शन इसी पे कितना होगा, तो 0 होगा। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। पर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे काम नहीं करता। देखो आई जे और के तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये अगर आई है और ये अगर जे है और ये अगर मेरा के कैप है, ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो आई और जे से जो प्लेन मिलेगा वो मेरे को के प्लेन मिलेगा, और मैं उसी तरीके से करूंगा कि जे और के से करूंगा तो मुझे आई प्लेन मिलेगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, ये आपको पता है कि आई जे करोगे के, तो बार बार याद कैसे रखोगे, कल को के जे आ गया। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, हम आई और जे और के को एक क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं, जैसे आई लिख लिया, जे लिख लिया, के लिख लिया। तो अब अगर क्लॉकवाइज में अगर हम प्रोडक्ट को करेंगे, जैसे आई वेक्टर को जे वेक्टर में क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज अगर आई और जे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई और जे को क्लॉकवाइज, तो देखो डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ आ रही, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस है। पर सोचो सेम जे क्रॉस आई कर दोगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यही चीज़ है। अब देखो आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के कैसे है, क्लॉकवाइज है जे क्रॉस के, तो आई आ जाएगा। के क्रॉस आई कैसे, क्लॉकवाइज है तो जे आ जाएगा। सेम एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जहाँ के है वहाँ माइनस के आ जाएगा, जहाँ आई है वहाँ माइनस आई आ जाएगा, और जहाँ जे है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो ये पूरा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक निकल करके आता है, जो आउटपुट आता है, वो कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा का नहीं डिफरेंस है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम उसको एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखो अगर मैंने पॉजिटिव ए क्रॉस बी करा तो डायरेक्शन ऊपर आ गई, बी क्रॉस ए करा तो डायरेक्शन नीचे आ गई। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो सकता है पर डायरेक्शन डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन डिफर करेगा, इसका मतलब कैसे शो कर सकते हैं हम, तो हमें उसे शो करने के लिए कैसे होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए जो डायरेक्शन देगा वो कितना हो, वो ऑलरेडी माइनस होगा ऑफ ए क्रॉस बी का, और उसमें अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये चीज़ है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। देखो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स ऑलवेज ट्रू द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसा आपको बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, इंडीड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना, वेयर ए बी एंड एन फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, ओके नो प्रॉब्लम। थीटा इज ट्रेवर्स फ्रॉम ए टू बी, वाइल बी ए में सेम चीज़ होता है, बस जो ये n1 होता है ये डिफर कर जाता है। जैसे n अगर आउट ऑफ द प्लेन आएगा तो ये इनसाइड द प्लेन आएगा। ठीक है, सेम चीज़ है। ये समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कैसे होता है। देखो अब मैं इसको समझाता हूँ कि इसको नॉर्मल एरिया ऑफ, अगर नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे होता है, मेरे पास होता है कि हाफ बेस इनटू हाइट। ये समझ में आ गया आपको। तो देखो बेस की अगर मैं बात करूंगा, वेक्टर भूल जाओ, तो बेस की बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, ए बी साइड मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, जो बेस है वो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी साइड। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो सी डी आ जाएगा। तो देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं लिख दूंगा बी वेक्टर, और सी डी क्या हो जाएगा, ये देखो सी डी जो हो जाएगा ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा अलोंग सी डी। और वो कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा, ये देखो यहाँ से। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होता है, ये ए साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो कि ये कैसे होगा, ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो
ए कॉस थीटा जो प्रोजेक्शन होगा उसकी जगह पर पाई/2 माइनस थीटा कर लो, और पाई/2 जहाँ भी लगा होता है वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो बस ये ए साइन थीटा हो गया। और अगर मेरे को हाइट ए साइन थीटा मिल गई, ए साइन थीटा, तो अब आप देखो ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए लिख दूंगा मैं। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ए क्रॉस बी है, सॉरी ये ए क्रॉस बी है, पर अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लूंगा तो मैं उसको बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो यही है, देखो हाफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, हाफ बी ए साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ हाफ ए क्रॉस बी। ये चीज़ समझ में आ गई? डन है। ये ट्रायंगल का केस समझ में आ गया आपको? सेम फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में भी सेम होता है कि यहाँ पे जो होता है एरिया, अगर मैं मान लो बात करता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ बेस इंटू हाइट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं बेस इंटू हाइट लिखता हूँ, हाफ नहीं लिखता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये दो ट्रायंगल से मिलकर पैरेललोग्राम बना है, तो मैं यहाँ पे हाइट की बात नहीं करता हूँ, ×2 की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो बेस तो मेरा वही है, बेस तो मेरा अभी भी बी वेक्टर है, पर देखो ए वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो मेरी कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा। और जैसे ये लिखा मैंने, तो ये मैं अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दूंगा कि ये ए क्रॉस बी हो गया, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, और जो कि बराबर है किसके, बी ए और साइन थीटा। तो बी ए साइन थीटा क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? पैरेललोग्राम की अगर बात करेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। पर ये चीज़ याद रखने की, ये एडजेसेंट होना चाहिए। देखो ए वेक्टर से ही दोनों साइडें निकलनी चाहिए, तो एडजेसेंट वेक्टर बोलते हैं। सेम फॉर ट्रायंगल में भी है, एडजेसेंट ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ए से बना है, ए पॉइंट से ही बी वाला पॉइंट भी गया है, और ए पॉइंट से ही सी वाला भी पॉइंट यानी वेक्टर बना है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ वेक्टर हो गया। एरिया ऑफ वेक्टर में क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी हो जाता है हाफ ए क्रॉस बी हो जाता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हाफ हटा करके हम सिर्फ ए क्रॉस बी कर देते हैं, या फिर मॉड ले लो आप, मॉड ए क्रॉस बी हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लिया। अब हम देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये समझ में आ गया आपको? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम उसे ओपन करेंगे तो वो कैसा क्या इक्वल होगा जो पहले वाला था। तो ये देखो, ये लकीली ये जो चीज़ है ये अलाउ करता है, या फिर ये चीज़ें जो है ये थियरम प्रूव करता है, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो देखो ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो उसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लैम्डा, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया। अगर मान लो अगर आपको ये चीज़ें प्रूव करना है तो देखो प्रूव करना बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरा डॉट प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसको कैसे, ए को तुम ये मान लो A1 आई कैप प्लस बी A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसी तरीके से बी वेक्टर भी मान लो और इसी तरीके से सी वेक्टर भी मान लो। तो आपके पास ए बी सी तीनों है। तो आप एक बार RHS करके देख लो, बी प्लस सी करके मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लेके देख लो, और एक बार ए क्रॉस बी कर लो, फिर ए क्रॉस सी करके दोनों को आपस में जोड़ दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको करना है। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट वाले में कर रखा है, तो आपको बस वो देखना है और आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, तो आपके पास देखो अगर नॉर्मल अगर आपके पास सब कुछ नहीं है, जैसे मान लो, तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, इन्होंने दे रखा है कि A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, ठीक है। और मेरे पास दूसरा वेक्टर है B, जिसको B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। A1 को I से करूंगा तो देखो आई जीरो एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। पर आई जे के साथ मिलके के बनेगा और आई के साथ मिलकर के माइनस जे बनेगा वो, ठीक है। तो ये मेरे को बार बार करना पड़ेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें मेरे को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जब मैं इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा, ठीक है,
इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करके ओपन करूंगा तो वो मैट्रिक्स का रिजल्ट देते हैं मेरे को, ठीक है, मैट्रिक्स का रिजल्ट देते हैं। तो ये चीज़ें जनरल बना दिया गया, ठीक है, तो ये जनरल ही बना दिया गया कि जब भी आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना तो फॉर्म अ मैट्रिक्स एंड देन मल्टीप्लाई, क्योंकि वो इजी पड़ता है। तो आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप ए क्रॉस बी करके एक बार ऐसे करके देखना और सारे आउटपुट को आई और जे एक साथ करके और एक इस वाले मैट्रिक्स को करके देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सिमिलर हैं। तो जब वहीं लास्ट में सब कुछ कर करके मेहनत करके वहीं आना है, तो इससे अच्छा है कि जो लास्ट में आ रहा है उसी को मैं जनरल बना दूँ। तो वही करा, जो लास्ट में मेरा आउटपुट आता है मैंने उसको क्या कर लिया, मैट्रिक्स का फॉर्म बना दिया। तो अगली बार से आपको क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स को सॉल्व करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे करना है। देखो आई जे के तीनों का वेक्टर लिख लेना है और A1 A2 A3 पहला वेक्टर, ये हो गया मेरा फर्स्ट वेक्टर का कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये क्या है मेरे सेकेंड वेक्टर का कोएफिशिएंट। बाकी आपको पता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जब मैं आई को मल्टीप्लाई करूँगा तो जब मैं आई को लूँगा तो मैं इस वाले आई से रिलेटेड जो भी रो और कॉलम है मैं उनको भूल करके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम फॉर जे में क्या करूंगा, मैं जे से एसोसिएटेड बीच वाला और ये वाला भूल जाऊंगा और A1 का A3 में B3 में मल्टीप्लाई करूंगा और B1 और A3 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बस यही है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। चलो अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, फिर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो और देन हम उसके बाद, ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और एक वेक्टर दिया तो हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए वो यही होता है कि आपका अप्रोच क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख करके सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि एक बार माइंड में प्रोसेस होना चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करोगे, देन यू हैव टू पुट दैट ऑन द पेपर। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन आया आप पेपर पे करने लगे। तो सबसे पहले आपको माइंड में सॉल्व करना होगा या माइंड में अप्रोच डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज द पाथवे, व्हाट इज द मैप टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू डन ऑन द पेपर, ठीक है। तो चलो सोचते हैं फिर क्या करना है, देखेंगे। तो देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, मेरे को सबसे पहले ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर पता करो, तो ठीक है ये समझ में आ गया, जो कि परपेंडिकुलर हो टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, एक मेरा वेक्टर बनेगा एंड ए माइनस वेक्टर बनेगा, ठीक है, ए माइनस बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है, देखो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कभी भी डायरेक्शन निकालें वो कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। फिर क्या बोला, यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में इस वेक्टर का क्या कर लूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, दैट्स इट, हो गया। अब आपने एक मैप बना लिया, बस इसी मैप से आपको जाना, अब आप अटकोगे नहीं बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते आप बीच में रुक जाओगे, वो सेट क्या करना था मेरे को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलो मेरे पास वेक्टर है, मैं उससे ए प्लस बी बनाऊंगा, मैं उससे ए माइनस बी बनाऊंगा। तो देखो मेरे पास वेक्टर है तो मैं ए प्लस बी बनाता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर। तो देखो ए और बी को जोड़ना है, तो देखो आई के कंपोनेंट को आई में जोड़ूंगा तो ये 2i कैप हो जाएगा, जे को जे में जोड़ूंगा तो 3j कैप हो जाएगा और के को के में जोड़ूंगा तो 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं a माइनस बी वैक्टर लिखता हूँ, देखो a माइनस बी वैक्टर। तो देखो a माइनस बी वैक्टर में क्या होगा कि a वेक्टर को b वेक्टर से माइनस करूंगा, तो देखो कैसे करेंगे, i माइनस आई तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 0i कैप, और j को मैं माइनस करूंगा तो माइनस j कैप आ जाएगा, एंड अगेन -1 -3 तो ये हो जाएगा मेरा -2k कैप, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ये हो गया मेरा 2 3 4 आ गया और -1 -2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेने वाला हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और अगर मैं ये मॉड हटा देता हूँ एक सेकेंड में, ठीक है।
तो अब मेरे को देखो ये निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, जैसा मैंने आपको बताया मैं वही करने वाला हूँ। मैं सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में मेरे 3 वेक्टर हैं, आई जे और के कैप। आई के सामने दोनों ए और बी दोनों वेक्टर का ले लेता हूँ, तो एक का 2 है, जे का 3 है और 4। और यहाँ पे कितना है, -0, -1 एंड -2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मेरे को यही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अब देखो वेक्टर, अब मेरे को सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। तो आई के साथ में क्या करूंगा, आई वाले कॉलम को, रो और कॉलम जिससे भी आई, जहाँ पे भी आई है रो और कॉलम है, वो मैं एलिमिनेट करके बाकी लोगों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही करना है मेरे को। तो देखो आई का करूंगा तो मैं आई ये वाला पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला, तो 3 और 2 बचेंगे। तो 3 और 2 जा कितना हो जाएगा, -6। एंड माइनस साइन के साथ 4 × 1 -4 यानी -4। ठीक है, अब मैं जे को करूंगा तो जे मिडिल टर्म है, तो जे का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जे वाले टर्म से जो एसोसिएटेड ये बीच वाला जो कॉलम है और ये पहली वाली रो है। ठीक है, अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4 और 4 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। सेम के साथ करेंगे, तो के साथ कैसे करेंगे, के साथ एसोसिएटेड लास्ट वाला कॉलम और पहला वाला रो, तो 2 1 जा -2। ठीक है, -2 और वो वाला जो कंपोनेंट है दूसरा 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, -6 -4 +4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2i कैप +4j कैप -2k कैप। ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर आया। क्या आया, परपेंडिकुलर वेक्टर आया अलोंग a - b और a + b के। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब मेरे को इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब मेरे को यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा इसका, किसी का भी अगर भी मान लो ये सी है, तो इसका भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सी कैप अपॉन में उसका मॉड। तो देखो इस वेक्टर का बस मेरे को इसके अंदर मॉड डालना है, तो इसका मॉड कैसे निकालूंगा मैं, इसका मॉड कैसे निकालूंगा, देखो -2i कैप +4j कैप -2k कैप। अब इसका मॉड कैसे निकालूंगा, रूट a का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4, तो 16 4 20 20 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2/√24 i कैप और फिर सेम +4/√24 j कैप -2k कैप अपॉन में √24। तो ये समझ में आ गया आपको। ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, जो कि मेरा आंसर है। यही मेरा आंसर है, यही मुझे निकालना था। तो सबसे पहले देखो अप्रोच में क्या होगा कि आप a क्रॉस b से आपको जो डायरेक्शन मिली, जो वेक्टर मिला, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसका जो डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर नहीं होगा, पर इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द a - b और a + b होगा। और जैसे ही वो मुझे पता चला तो मैंने यूनिट वेक्टर से उसके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसके मैग्नीट्यूड से सबको डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। देखो इसके साइड इफेक्ट क्या होता है कि फाइंड अ यूनिट, इसकी देखो अब किसी भी वेक्टर, जैसे मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो दो नॉर्मल वेक्टर आएगा इसकी, यानी इसके दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, a और b के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं। एक तो आउट ऑफ द प्लेन हो सकता है और दूसरा जो है वो इनसाइड द प्लेन भी होगा। तो अगर मेरा ये एक यूनिट वेक्टर आया है तो ये एक डायरेक्शन है, दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा, सेकेंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2i कैप अपॉन में √24 -4j कैप अपॉन में √24 एंड +2k कैप अपॉन में √24। अब आपको समझ में आ गया ये क्या कह रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये एक मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के एक नीचे एक परपेंडिकुलर होगा। तो इसका देखो ये जो टिप ऑफ द पेन है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रही है, तो इसका अंदर नीचे की तरफ है। अगर ये टिप ऑफ द पेन ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रही है तो दोनों डायरेक्शन उल्टी है, दोनों डायरेक्शन 180 डिग्री पे है। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कैसे माइनस साइन से निगेशन में होंगे। अगर ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव तो नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो सिर्फ यही करा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है हमारा। सेम वही अप्रोच है कि क्वेश्चंस को पहले आपको देखना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन इन योर माइंड, और एक बार मैपिंग करनी है उसकी कि कैसे कैसे
पाथ को फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू प्लॉट दैट मैप ऑन द पेपर, ठीक है, यही करना है। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या चीज़ है। और हमें इन्होंने 3 पॉइंट दे रखा है, तो ठीक है, मेरे पास मान लो मैं एक ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये है मेरा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है सी। ये पॉइंट है मेरा सी और ये एक वेक्टर बनेगा जो कि होगा बीसी वाला, ठीक है। तो मेरे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। अब मेरे को एरिया पता करना है। तो देखो एरिया पता करने के लिए तो अब आपके पास बहुत सारा है कि हाफ ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हो या फिर हाफ बेस इंटू हाइट भी निकाल सकते हो। तो देखो बेस इंटू हाइट वाला तो क्या होगा कि आपको पहले वेक्टर निकालो, फिर वेक्टर की लेंथ निकालो, दोनों पॉइंट से आपको पोजीशन, देखो ए और सी पॉइंट से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, बी और ए से भी डिस्टेंस पता चल जाएगा, फिर लास्ट में आप परपेंडिकुलर डालोगे और फिर कोऑर्डिनेट्स अगर करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। टफ या फिर लेंदी समझ लो, तो ये किसी भी तरीके से स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर स्मार्ट वर्क करना है तो आपको पता है कि मैं 2 वेक्टर निकालूंगा, उन दोनों का क्रॉस कर दूंगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि वही होता है, देखो अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मैंने वेक्टर निकाला ए क्रॉस बी कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूँ। अब ये करने के लिए मुझे 2 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है, तो मैं जो लाइन से मैं वही ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी साइड ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं ए बी वैक्टर निकालता हूँ सबसे पहले। तो ए बी वैक्टर में क्या होता है, बी माइनस ए होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ए बी यानी बी माइनस ए। तो बी वैक्टर से माइनस करूंगा तो देखो सबसे पहले 0 आई कैप आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरा जे कैप, 2 माइनस 1 जे आ जाएगा एंड 3 माइनस 1 2 के कैप आ जाएगा, ये मेरा ए बी आ गया। सेम अगर मैं निकालूं बी सी, तो देखो बी सी क्या होगा, सी माइनस बी आएगा, तो सी 2 है, तो देखो कितना हो जाएगा आई कैप, 3 माइनस 2 जो हो जाएगा मेरा जे कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो मेरे पास ए बी और बी सी आ गए। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए। तो मैं ए बी को एक साइड मानता हूँ, बी सी दूसरी साइड है मेरी, तो मैं ए बी क्रॉस बी सी कर देता हूँ, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब ये कैसे निकलेगा, क्रॉस है तो इसका मतलब मेरे को वो मैट्रिक्स वाले पे जाना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आई जे एंड के कैप, ठीक है। ए बी वैक्टर मेरा कितना है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है मेरा 1, ये है मेरा 1, ये है मेरा -2, और मैं अब यही कर दूंगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे को यूनिट वेक्टर पूछा गया, इन्होंने एरिया पूछा है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई का कंपोनेंट को अगर मैं करूँगा, तो आपको पता है आई वाले रो और कॉलम को जिसमें भी आई है वो एलिमिनेट करके बाकी जो भी है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। ऐसे क्रॉस में करते हैं, फिर दूसरा जब लेते हैं तो माइनस में ले लेते हैं, तो ठीक है, -2 माइनस जे कैप होता है क्योंकि मिडिल एलिमेंट है, तो जे का कैसे करेंगे, 0 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। के का अगर आप देखो तो के का क्या हो जाएगा, के का -1 आ जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, -4 आई कैप +2 जे कैप एंड -k कैप, ठीक है। तो वेक्टर है, अगर डायरेक्शन होता तो हम इसमें 2 डायरेक्शन आती है, एक इसके साथ माइनस वाली भी आती जिसमें 4 आई हो जाता, -2 जे हो जाता एंड +k कैप हो जाता, पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, सारे कंपोनेंट सारे जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और √21, तो ये मेरा आ जाएगा √21, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी का जो मॉड आया है, ए बी क्रॉस बी सी का जो मॉड आया है वो कितना हो गया है,
21 और डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये चीज़ क्या है, ये मेरा ए बी क्रॉस बी सी है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और ये क्या है, ये वही वेक्टर है। इस वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ए बी एंड बी सी। ये समझ में आ गया। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। सॉर्टेड, ये समझ में आ गया आपको। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वेक्टर का वो ख़त्म हो रहा है, और जिसमें हमने 2 बेसिक क्वेश्चंस कवर करे हैं। पता है मुझे कि अगले वाले जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम मिसलेनियस और एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जाम्पलर जो भी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको हम एक बार अच्छे से कवर करने वाले हैं, ताकि आपका जो बेस फाउंडेशन है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म हो चुका है, हम चाहते हैं कि वो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मिसलेनियस के बारे में आएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे जो कि होने वाला है 3D वेक्टर, ठीक है, 3D। तो और आपको इसी के साथ बताते चलते हैं कि आपका एफकैट आने वाला है जो कि 30 तारीख को है। तो हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं मैथ की, जिसमें आपको ट्रिक वाले क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को देख के ऑप्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन वगैरह में सारे